वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन जो T हो और इसका मास जो है वो m हो और लेंथ जो है l हो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, जहां म्यू का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इसका प्रूफ उतना जरूरी आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचेंगे तो एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करेंगे हम। इधर टेंशन, इधर भी स्ट्रिंग में टेंशन। ये जो छोटा सा पार्ट है वो किसी सर्कुलर आर्क का हिस्सा होगा, जो कि अपने सेंटर पे ऐसे ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बनाया। तो इस टी के दो कंपोनेंट होंगे इधर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली इस साइड में भी इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा टी कॉस थीटा। और ये वेलोसिटी ऑफ वेव को v मान लेते हैं, तो टी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। टुवर्ड सेंटर जो लगने वाला फोर्स है वो 2t साइन थीटा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो 2t साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। m बोले तो इस पार्ट का मास, तो इस पार्ट का मास मान लीजिए छोटा है dm, m v²/r, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस r को इधर ला लेंगे तो 2tr, थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की जगह थीटा इक्वल टू dm इंटू v²। ठीक है। अब इसकी लेंथ अगर मान लीजिए l है, ये एंगल हो गया 2 थीटा, तो कॉन्सेप्ट लगेगा 2 थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो 2 थीटा इंटू आर को l कह सकते, तो 2 थीटा इंटू आर को l कह सकते, तो t इंटू एल ये हो गया इक्वल टू dm बोले तो मास इंटू v²। तो v² की वैल्यू हो गई t इंटू एल बाय dm, इसी को t बाय dm बाय l कह सकते। dm बाय l मतलब मास डेंसिटी t बाय म्यू। तो जो v की वैल्यू हो गई वो अंडर रूट t बाय म्यू हो गई। तो आपको ये सब डेरिवेशंस वगैरह ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट t बाय म्यू, जहाँ पर t का मतलब टेंशन, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अब उसे अगर और आगे कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट t बाय म्यू, इसे हम अंडर रूट मास बाय लेंथ भी कह सकते हैं। अगर डेंसिटी वगैरह के टर्म में इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करें तो टेंशन बाय मास को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जो स्ट्रिंग है, जैसे यहां से लगा हुआ है स्ट्रिंग, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ और ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r² कह दिए उसे। तो मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये l को ऊपर लेके चले गए, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r² इंटू l। अब यहाँ से ऊपर और नीचे l कैंसिल हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा अंडर रूट t बाय रो इंटू पाई r², जिसमें r² है तो बाहर लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/r अंडर रूट t बाय पाई इंटू रो। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली रिलेशन के बेसिस पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिलेशन में आएगा। रेडियस को डबल कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव पे क्या फर्क पड़ेगा, या रेडियस को हाफ करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो वेलोसिटी ऑफ वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, ये रिलेशंस के रूप में ध्यान रखना चीजें। ठीक है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। अगर डेंसिटी की टर्म यूज होंगे तो लेंथ से इंडिपेंडेंट है, और अगर डेंसिटी का टर्म यूज नहीं हुआ, मास कांस्टेंट हुआ, तो फिर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट होगा, इफ मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन स्क्वायर रूट ऑफ एल। ठीक है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो फिर ये रिलेशंस वैलिड है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एल पे पावर 0, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया, तो आप इसे लिख लीजिए, समराइज कर दीजिए। ये डेरिवेशंस आपके काम का बिल्कुल नहीं, बस आपके सामने मैंने करा दिया, क्योंकि ऐसा ही एक डेरिवेशन सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तब आएगा, तो उस वक्त एकदम नया नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सवाल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलर ऐसा ही एक डेरिवेशन ऑलरेडी आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड में, जब कोई रिंग के अंदर टेंशन निकालना था, तब रिंग के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के अंदर टेंशन निकालना था, तो I इंटू बी इंटू आर होता था फॉर्मूला टेंशन का। एक क्वेश्चंस करते, छत से स्ट्रिंग के सहारे एक मान लीजिए 10 kg का बॉल लटक रहा है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 मीटर है, उसका मास 100 ग्राम है। यहाँ एक पल्स जनरेट करें जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है t = 0 पे, यहाँ कितने देर बाद पहुंचा ये निकालना है। टेंशन हो जाएगा, ये मास तो बहुत कम है, इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं फिलहाल टेंशन कैलकुलेशंस में, तो इसलिए ये 10 kg का वजन हो जाएगा 100 न्यूटन। ये हो गया टेंशन। म्यू की वैल्यू मास बाय लेंथ 100 ग्राम बोले तो 0.1 बाय लेंथ की वैल्यू 2। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालेंगे √t बाई म्यू, तो 100 बाय 0.1 बाई 2, तो ये ऊपर में हो गया √2000। तो कितना समय लगेगा यहाँ पहुँचने में, तो यहाँ से वहाँ तक कितना लेंथ है, 2 मीटर जाना है इसको, और कौन से स्पीड से जाना है, तो √2000 की स्पीड से जाना है, इतना सेकेंड टाइम लगेगा। इसी तरीके से इसमें टेंशन की वैल्यू 60, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 0.2/4, तो वेलोसिटी की वैल्यू √60 बाय 0.2/4, तो टाइम की वैल्यू जाना है 4 मीटर, कौन से वैल्यू से 60 × 4 मतलब 40/2, इतना सेकेंड। एक और बना लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पल्स जनरेट करा गया t = 0 पे, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ कितने देर में पहुँचेगा। लेंथ है 5 मीटर, मास है 100 ग्राम।
तो यहाँ टेंशन हो जाएगा ये 80, यही 80 यहाँ 2 बार में आ जाएगा तो 160। ये हो गया टेंशन की वैल्यू। म्यू की वैल्यू 0.1/5, तो v की वैल्यू √160 बाय 0.1/5, इसका मतलब 1600 × 5, 40√5। तो टाइम हो जाएगा 5/40√5, इतना सेकंड। 100 ग्राम गड़बड़ क्या मैंने कैलकुलेशन से? यहाँ से लेके यहाँ तक का मास है 100 ग्राम, ऐसा बताएगा। हाँ यहाँ फिक्स है ना, तो यहाँ पर पल्स जनरेट करे ऐसे, कहीं और से जनरेट होकर आया होगा तो t=0 पे हमने देखे थे, इस जगह पल्स था, वो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा इस स्ट्रिंग में, यही तो निकालना। कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए ना। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे फिक्स्ड एंड फ्री एंड, फिक्स्ड एंड फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो जब कोई स्ट्रिंग किसी जगह से फिक्स रहे, जैसे कि ऐसा ये अटैच्ड है, ये हुआ फिक्स्ड एंड। और अगर कोई स्ट्रिंग किसी जगह से ऐसा ऐसा टाइप करे, ऐसा टाइप का, तो इसे कहते हैं फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग। उसी तरीके से जब एक पतली स्ट्रिंग अपने से ज्यादा मोटा स्ट्रिंग के साथ ज्वाइंट हो जाए, तो ये जंक्शन अगर वेव इधर से आ रहा हो, अगर वेव इधर से आ रहा हो तो ये जंक्शन फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसी में उल्टा हो कि स्ट्रिंग में वेव मोटे वाले स्ट्रिंग से आ रहा हो और जंक्शन के बाद स्ट्रिंग पतला हो जाए, तो ये जंक्शन फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा। ये बात पहले दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब उसके बाद ये जो वेव आ रहा है, अगर इसके एम्पलीट्यूड को AI कह देते, ये आने के बाद जब ये जंक्शन फिक्स्ड हो तो जिस फेज में आया है उसके अपोजिट फेज में वापस जाएगा। कब अपोजिट फेज में वापस जाएगा? अगर वो जंक्शन फिक्स्ड हो। और अगर वो जंक्शन फ्री हो तो जिस फेज में आ रहा है उसी फेज में वापस जाएगा। मान लीजिए ऐसा, उसी फेज में वापस जाएगा, सेम फेज में। यही बात इधर के लिए वैलिड है। अगर ये फिक्स्ड एंड है तो जो वेव आया है उसके अपोजिट फेज में वापस जाएगा। और यही बात यहाँ के लिए वैलिड है, जिस फेज में वो आ रहा है सेम फेज में वापस जाएगा, सेम फेज में वापस जाएगा। तो पहली बात तो फेज के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, जहां जहां फिक्स्ड एंड होगा उस जगह में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो सब अपोजिट फेज में वापस आएगा।
और जहां जहां फ्री एंड है वहां पर रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में वापस आएगा। अब यहाँ पर जब ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट है किसी रॉड के सहारे से बंधा, मतलब फ्री हो या फिर रॉड पे बंधा हुआ हो, तो उस वक्त यहाँ पर इंसिडेंट वेव होते हैं और रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं, कोई ट्रांसमिशन वेव का नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस हो, मतलब यहाँ पर वेव जब आ रहा है तो ये फिक्स्ड एंड या फ्री एंड तो है, लेकिन साथ में वेव आगे भी जाता है, तो यहाँ पर वेव के दो हिस्से बनते हैं, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा अगले मीडियम में, अगले स्ट्रिंग में ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आने वाला वेव जो मीडियम है इसकी वेलोसिटी को v1 कह देता हूँ, और दूसरे मीडियम में जो वेव है उसकी वेलोसिटी को v2 कह देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आने वाले वेव का जो एम्पलीट्यूड है ai अगर हो गया, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड होगी ar, उसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाय v1 प्लस v2 इंटू ai, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। और जो वेव ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड वेव, ये हमेशा सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है हमेशा ही, चाहे वो एंड फ्री हो या फिक्स्ड हो। यहाँ भी v2, इस मीडियम में v1, ये at, ये ai और ये ar। रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज या अपोजिट फेज दोनों हो सकते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में तब होगा जब एंड कैसा हो, फिक्स्ड हो। रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में तब होगा जब एंड फ्री हो। बट ट्रांसमिटेड वेव हमेशा ही सेम फेज में होगा। उस ट्रांसमिटेड वेव का अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो at का फॉर्मूला होता है 2v2 बाय v1 प्लस v2 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इस पूरे प्रोसेस में एम्पलीट्यूड का जो वो है अलजेब्रिक सम, वो कांस्टेंट नहीं रहता, बट एनर्जी कंजर्व रहेगा। मतलब एम्पलीट्यूड कंजर्व नहीं रहेगा, क्या कंजर्व रहेगा? एनर्जी ऑफ वेव जो है वो कंजर्व रहने वाला है। अब इस प्रोसेस में आप खुद ही देख लीजिए, अगर कोई वेव ऐसे पतले स्ट्रिंग से मोटे स्ट्रिंग की तरफ जा रहा है तो इस साइड की डेंसिटी कम होगी और इस साइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस साइड की डेंसिटी कम होगी, इस साइड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगा बताइए तब? इस पहले वाले में कि दूसरे वाले में? v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? v1 बड़ा होगा और v2 छोटा हो जाएगा। तो v2 छोटा हो जाएगा तो v2 छोटा हो गया और v1 बड़ा हो गया। तो ऊपर में साइन क्या आया, प्लस की माइनस? माइनस आया ना। तो ये फॉर्मूला ही अपने आप में बता रहा है कि इंसिडेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसमें माइनस साइन लगेगा तो रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब ये वाला अपोजिट फेज में आ गया। बराबर, ये फॉर्मूला ही बता रहा है कौन सा फेज में आ गया, अपोजिट फेज में आ गया। जब ये जंक्शन कैसा हो, फिक्स्ड हो। जब ये जंक्शन फ्री हो तो इस सिचुएशंस में अब इधर v1 है और इधर v2 है, तो बड़ा कौन सा होगा? v2 बड़ा होगा और v1 छोटा होगा। क्योंकि अभी फॉर्मूला पड़े वेलोसिटी ऑफ वेव का अंडर रूट t बाय, मतलब 1/r अंडर रूट t बाय रो इंटू पाई, डेंसिटी के रेसिप्रोकल। तो वेलोसिटी जो है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां डेंसिटी कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। बराबर, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा और यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो v2 बड़ा हो गया और v1 छोटा हो गया। तब इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में v2 बड़ा हो गया और v1 छोटा हो गया। तब ये ऊपर में नंबर प्लस की माइनस प्लस। तो ऐसे सिचुएशन में इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड का जो फेज है वो सेम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग भले ही हो, फेज सेम है। बराबर है। और ट्रांसमिटेड वेव हमेशा ही सेम फेज में रहने वाला है, क्योंकि v2 मतलब v1 का जो डायरेक्शन है और v2 का जो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम ही है। तो अगर एक को प्लस लेंगे दूसरे को भी प्लस लेंगे, तो यहाँ हमेशा प्लस ही आने वाला है। तो प्लस आने वाला है तो ai का जो फेज होगा वही फेज हमेशा किसका होने वाला है? ट्रांसमिटेड वेव का होने वाला। ठीक है। तो आप नीचे में ये सब बातें लिख दो, प्रॉपरली लिखिएगा, क्वेश्चन आएंगे। एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाए तो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ mv² बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम को क्या कहेंगे? डेंसिटी। तो हाफ रो v², रो बोले तो डेंसिटी
V बोले तो ओमेगा इंटू ए का स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे तो हाफ रो ओमेगा बोले तो 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 रो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हुआ एनर्जी डेंसिटी। हमको ये फॉर्मूला वगैरह ध्यान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप जब जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात इसमें सवाल आता है वो रिलेशन आता है, फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन, एम्पलीट्यूड के साथ एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन और इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो जो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है वही जो है इंटेंसिटी का रिलेशन होने वाला है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होने वाला है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का वही रिलेशन होगा जो एनर्जी का रिलेशन होगा विद फ्रीक्वेंसी या विद एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म आएगा एक्स्ट्रा में एरिया आएगा या टाइम आएगा, एम्पलीट्यूड ना तो बढ़ने वाला है ना ही कम होने वाला है, ना ही फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशंस बदलने वाला है। यहाँ पर जो रिलेशंस एक्स्ट्रा में आ जाएगा वो क्या आएगा, एरिया और टाइम का आएगा। तो जो हमको इंपॉर्टेंट बात ध्यान है कि या एनर्जी डेंसिटी करो या फिर एनर्जी इंटेंसिटी करिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब आपके लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो आपको ध्यान रहना चाहिए, तो लिख लेंगे। अगर यहाँ एनर्जी डेंसिटी की जगह एनर्जी रहेगा तो इनटू वॉल्यूम हो जाएंगे। लिखेंगे सुपरपोजिशंस ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसे सुपरपोजिशन कहते हैं। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और दूसरा वेव आया ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, प्लस या माइनस जो भी करना है आपको। तो ये इसका फेज हुआ, ये इसका फेज हुआ। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा ओमेगा टी दोनों जगह सेम है, के एक्स वन और के एक्स टू का डिफरेंस, के एक्स टू माइनस के एक्स वन, और के एक्स टू माइनस के एक्स वन में के कॉमन लेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। मतलब फेज डिफरेंस को हम कह सकते हैं के इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये है फेज डिफरेंस, ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है। ये है 2 पाई बाय लैम्डा और इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो जो दो वेव हमने यहाँ पर सुपर इम्पोज कराए, मान लीजिए एक की एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी की एम्पलीट्यूड A2 है, बीच में फेज डिफरेंस फाई का है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर का लगाएंगे। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। ये हो गया नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब इसमें 2-3 कंडीशंस बनेंगे, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90, ऐसा थीटा इक्वल टू 60, 120। अगर पहला कंडीशन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू 0 होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, और cos 0 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएंगे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, इसे हम लिखेंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और सामने में रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस वक्त जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे A जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो हो जाएगा A1 प्लस A2। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो कहने का मतलब देखिए, ये cos जीरो की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू जीरो होती, cos 360 की वैल्यू भी जीरो होगी, 720 की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसे जनरल टर्म में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2n पाई। क्या लिखेंगे, 2n पाई। n की वैल्यू जीरो तो जीरो, n की वैल्यू 1 तो 2 पाई, n की वैल्यू 2 तो 4 पाई। इस प्रकार से सभी कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा तो फाई मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अगर यहाँ पर ये कंसेप्ट लगा दें 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यहाँ से 2 और पाई कैंसिल हो गया तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बनेगा वो पाथ डिफरेंस जीरो पे बनेगा, लैम्डा बनेगा, 2 लैम्डा बनेगा, 3 लैम्डा बनेगा एंड सो ऑन। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशंस। फिर अगर दूसरा कंडीशन ले लेंगे 180 डिग्री तो cos फाई नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे -1। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो उसे कहेंगे कौन सा, डिस्ट्रक्टिव। तो a मिनिमम हो जाएगा a1 माइनस a2। अब इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना, इसलिए मैंने मॉड लगाया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वक्त हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू होना चाहिए, देखिए 180 मतलब पाई। इसे हम लोग लिखेंगे इन जनरल टर्म में तो 2n प्लस 1 पाई, जहाँ पर n की वैल्यू 0 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 ये सब। और अगर यहीं पर कहीं कहीं बुक में 2n माइनस 1 पाई लिखा रहता है तो वहाँ पर n की शुरुआत 1 से होती, 1 2 3, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 2n प्लस 1 लिखेंगे 2n माइनस 1। 2n प्लस 1 हम बार बार दोनों जगह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम दोनों जगह n की जो शुरुआत हो कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, ठीक है। अगर n की शुरुआत 1 से करना हो तो हो जाएगा 2n माइनस 1। अब इसे अगर 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर करें इंटू डेल्टा एक्स, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये हो जाएगा मिनिमा के लिए। और अगर हम लोग मिनिमा देखेंगे तो n की वैल्यू 0 तो लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा होगा। फिर n की वैल्यू 1 तो 3 लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा होगा, फिर 5 लैम्डा बाय 2, फिर 7 लैम्डा बाय 2, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये सब पोजीशन किसका है, मिनिमा का। और ये सब पोजीशन किसका है, मैक्सिमा का। दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, लैम्डा। और दो कंजुगेटिव मिनिमा के बीच का लेंथ होगा लैम्डा बाय, नहीं लैम्डा ही, लैम्डा बाय 2 और 3 लैम्डा बाय 2 के बीच का डिफरेंस लैम्डा ही होता है। दो कंजुगेटिव मिनिमा के बीच का लेंथ लैम्डा और दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच का लेंथ भी लैम्डा। एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का लेंथ जो होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा, ठीक है। ये बातें होगी। तीसरा कंडीशन इसमें आएगा, इफ a1 इक्वल टू a2 हो जाए और फेज डिफरेंस 120 डिग्री हो जाए तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। चौथा कंडीशन, इफ a1 इक्वल टू a2 हो जाए और फेज डिफरेंस 60 डिग्री का हो जाए तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो √3 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, मतलब वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगेंगे। पांचवा कंडीशंस, अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस हुआ एम्पलीट्यूड का। अब हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये रिलेशन a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। तो इसी को इंटेंसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहे तो a1 स्क्वायर को I नेट का, नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह I रख देंगे, रख सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा I नेट इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर करेंगे हमने तो इधर का रूट गायब हो गया, तो यहाँ बचा a1 स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर की जगह I1 लिख देंगे, I1
प्लस a2 स्क्वायर की जगह i2 प्लस 2, a1 का मतलब रूट i1, a2 का मतलब रूट i2, तो इसे लिख सकते हैं प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू कॉस फाइव। ये हो जाएगा इंटेंसिटी का रिलेशंस। ठीक है, अब इसके आगे जगह नहीं मेरे पास, अब इतना लिखो। ये जो दोनों मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन है, ये अभी साउंड में भी काम आएंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएंगे, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कहाँ कहाँ होता है। अब आई मैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1, तो ये कंडीशन से 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। तो इसे मैं रूट i1 का स्क्वायर, इसे मैं रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 i2 करूंगा, तो ये हो जाएगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाती है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आई मीन की वैल्यू हो जाएगी रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये वो आई मैक्स आई मीन का, ए मैक्स a1 प्लस a2 और ए मीन a1 माइनस a2। तो अगर आपको आई मैक्स बाय आई मीन की बात करनी है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आई मैक्स बाय आई मीन बोले तो फॉर्मूला हो गया रूट i1 प्लस रूट i2 बाय रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई मैक्स को ए मैक्स का स्क्वायर कह सकते हैं आप, और आई मीन को ए मीन का स्क्वायर, मतलब आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। और ए मैक्स बोले तो a1 प्लस a2 और ए मीन बोले तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, यहीं से देखिए सेम चीज हो गया, रूट i1 को a1 कह दिया, रूट i2 को a2 कह दिया, रूट i1 को a1, रूट i2 को a2, सेम कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आई मैक्स आई मीन ए मैक्स ए मीन को रिलेट कर सकते हैं। ये हुआ एक बातें। दूसरी बातें यहीं से आएगा कि अगर i1 i2 बराबर हो जाए, इफ i1 इक्वल टू i2 हो जाए, मान लेते हैं उसे i0 कह देते, और फाई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 2n पाई हो, मतलब 0 डिग्री हो, तो इस कंडीशंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, आई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो देखिए यही वाला कंडीशन हुआ मैक्सिमा का। आई रूट i1 के जगह भी अपन i0 लिखेंगे, रूट i2 के जगह भी अपन i0 लिखेंगे, तो ये रूट i0 प्लस रूट i0 कितना हो जाएगा 2 रूट i0, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 i0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलता है वो इतना मिलता है 4 i0 बराबर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। अब इसमें भी एक रिलेशन हो सकता है, वो ये कि मैक्सिमम अगर नहीं निकालना, जनरल टर्म बात करना कि i1 i2 को इक्वल कर देना है, बस cos फाई के टर्म में बात करना है, तो उस कंडीशंस में i की जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट वो हो जाएगा i प्लस i2 को भी i या फिर i0 प्लस 2 रूट i0 इंटू कॉस फाई लिखा जा सकता है। तो ये हो गया i0 प्लस i0 2i0, रूट i0 को i0 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2i0 प्लस यहाँ पर दोनों को मिलाकर के i0 लिख दिए, सामने 2 है तो 2i0 cos फाई। अब इसमें से 2i0 कॉमन ले लेंगे, 2i0 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos फाई, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2i0 तो है ही इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो आप ये सब बातें लिख डालेंगे।
कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। I1 बाय I2 की वैल्यू 4/5, इसलिए A1 बाय A2 निकालना है, A मैक्स बाय A मीन निकालना है, I मैक्स बाय I मीन निकालना है। A1 बाय A2 की वैल्यू 3/7, बाकी निकालना ऑल अदर। I मैक्स बाय I मीन की वैल्यू 25/16, ऑल अदर निकालना, बाकी के 3। A मैक्स बाय A मीन 11/5, ऑल अदर निकालना। हो गया? देखिए मैं बनाता हूँ, सबने ट्राई कर लिया। I1 बाई I2 जो है 4/5 है, तो A1 बाई A2 तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो एम्पलीट्यूड मतलब रूट ऑफ I1 और रूट ऑफ I2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4/5, बराबर। ये बात जम गया। अब I मैक्स बाय I मीन या फिर पहले A मैक्स बाय A मीन, तो A मैक्स बाय A मीन क्या हो जाएगा, तो पहले I1 यही कर देता हूँ, I मैक्स बाय I मीन देखिए, तो रूट I1 प्लस रूट I2, रूट I1 माइनस रूट I2, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 4 प्लस रूट 5 बाय रूट 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा I मैक्स बाय I मीन। और जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इस पे जो स्क्वायर है इसका मतलब A मैक्स और A मीन के टर्म में यही सीधा सीधा टर्म आ जाएगा, रूट 4 प्लस रूट 5 बाय रूट 4 माइनस रूट 5। मैं नीचे में क्या किया, गड़बड़ किया, रूट 5 माइनस रूट 4 ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ये मैं मॉड इसलिए लगा रहा था कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर A1 बाई A2 है 3/7, तो बाकी अदर निकालना, तो पहले तो I1 बाई I2, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन दिया है, तो इंटेंसिटी का रिलेशन मतलब स्पेस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/49 ऐसा, ठीक है, 3 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर। अब हमको A मैक्स बाय A मीन निकालना है, तो A मैक्स बाय A मीन मतलब A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2, तो सीधा सीधा इस दोनों को सम करेंगे, 7 प्लस 3 10 बाय 7 माइनस 3 4, ये हो जाएगा 10/4। अब I मैक्स बाय I मीन निकालना है, तो इसी को स्क्वायर कर देंगे 100/16। अब यहाँ पर I मैक्स बाय I मीन दिया हुआ है, तो पहले A मैक्स बाय A मीन की बात कर लेते हैं, तो A मैक्स बाय A मीन, तो I जो होता है A मैक्स बाय A मीन का स्क्वायर होता है, तो A मैक्स बाय A मीन का स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो A मैक्स बाय A मीन इसमें रूट आ जाएगा 5/4। तब यहाँ से A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 अगर आप निकालोगे तो आपको फिर से आएगा ये 5 प्लस 4 9/5 माइनस 4 1, इससे ये भी पहुंचा सकता है, इससे ये भी पहुंचा सकता है, देखो ध्यान से, फिर यहाँ से वहां पहुंच सकते, 9 प्लस 1 10 बाई 9 माइनस 1 8, तो 10/8, इसी को 5/4 कह सकते हैं, तो यहाँ से वहां भी पहुंच सकते हैं, वहां से यहाँ भी पहुंच सकते हैं, प्लस ऊपर में प्लस नीचे में माइनस करके। अब I1 बाई I2 की बात करेंगे, तो इसमें रूट लग जाएगा 3/1। अब इसी तरीके से A मैक्स बाई A मीन है, तो पहले I मैक्स बाई I मीन निकाल लेंगे, I मैक्स बाई I मीन, तो I मैक्स बाई I मीन तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 121/25। अब A मैक्स बाई A मीन पता है, तो A1 बाई A2 निकाल सकते, फिर से वही करके 11 प्लस 5 16 बाई 11 माइनस 5 6, मतलब यहाँ से यहाँ भी पहुंचा जा सकता है और यहाँ से वहां भी पहुंचा जा सकता है। देखो 6 प्लस 16
22/16 - 6 10, 22/10 मतलब 11/5, वही आ गया। ठीक है, तो आपको ए मैक्स बाई ए मीन पता हो तो A1/A2 ऊपर में प्लस नीचे माइनस करके निकालो, और अगर A1/A2 पता हो तो भी ए मैक्स बाई ए मीन ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस करके निकाल सकते हैं। ये हुआ A1/A2। अब I1/I2, A1/A2 का स्क्वायर होगा तो 256/36। एक दो और दे देते। A1/2 5/2, बाकी निकालना है। I1/2 10/3, बाकी निकालना है। A max by A min 16/9, बाकी निकालना। जब दो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करता है, बट दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हो, एक वेव इधर जा रहा हो और दूसरा वेव इधर आ रहा, एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग हो, ऐसे सुपर इम्पोज करता है तो जो वेव रिजल्टेंट बनता है उसी को कहते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इस पूरा प्रोसेस में जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है उसे नोड कहते हैं। ये सब नोड है, और जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है उसे कहते हैं एंटी नोड, मतलब ये एंटी नोड है। इस पूरा प्रोसेस में सभी नोड हमेशा रेस्ट में रहता है। सभी नोड किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ना तो वो ऊपर की तरफ कभी वाइब्रेट होने वाला है, ना ही नीचे की तरफ वाइब्रेट होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडिंग वेव अगर बन गया तो इस सेक्शन का जो एनर्जी है वो इधर की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, इसका एनर्जी इधर की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। उसी तरीके से किसी भी दो लूप के बीच में एनर्जी का इंटरचेंज नहीं होगा। हर लूप में एनर्जी, जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रहेगा, हर लूप में वही एनर्जी अपनी जगह पे रहेगा। मतलब यहां से लेकर के यहां के बीच का जो एनर्जी है वो दूसरे लूप में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस प्रोसेस में सभी पार्टिकल, जो स्ट्रिंग का पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, बट सबका मीन पोजीशन एक ही है और सब फेज में ही रहता है। इसका मतलब अगर मैक्सिमम पे गया तो सभी एक साथ जाएगा, मिनिमम पे गया तो सभी एक साथ जाएगा। जीरो मतलब इस पे मीन पोजीशन पे आया तो सभी एक साथ आएगा। तो सभी पार्टिकल्स स्टैंडिंग वेव के किसी पर्टिकुलर रूप में रहने वाले ऑल पार्टिकल्स जो है वो सेम फेज में रहता है। बस यही बात है कि इसमें जो फेज है, इधर के दूसरे जो बाजू वाले लूप है वहां के फेज के साथ अगर देखोगे तो 180 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन सेम लूप के अंदर जो सभी पार्टिकल्स है उसके बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसमें जो एनर्जी है, फिर ऑसिलेशंस किसका होता है, तो जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करता है किसके किसके बीच में, काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में। जब पार्टिकल्स अभी मीन पोजीशंस पे आ जाते हैं उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। और जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो उस सिचुएशंस में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होता है जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो जब दो वेव, जैसे कि मान लीजिए y1 = a sin omega t
प्लस kx और दूसरा y2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। ऐसा दो वेव, फाई की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर गया तो जो रिजल्टेंट बनता है उसमें ये दोनों का सम करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो बाद में चल के जो यहाँ रिलेशन आएगा, यहाँ आ जाता है 2 cos kx इंटू फिर साइन ओमेगा टी, ऐसा रिलेशन आ जाता है। तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, यहाँ पर ए भी साथ में, ये है स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2a। cos kx की वैल्यू जब 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a। 2a बोले तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नीचे वाला a और ऊपर वाला a, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 या मिनिमम वैल्यू 0। जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से x आगे आगे जाएगा, x बदलेगा तो एम्पलीट्यूड भी बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में या स्टेशनरी वेव के बारे में। when two wave of same amplitude and same frequency but direction of motion opposite superimpose with each other, then the resultant wave is called standing wave or stationary wave। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, एनर्जी confined in one loop cannot interchange with other loop। energy confined in one loop cannot interchange with other loop because all the nodal particles are in rest, अगला पॉइंट, the amplitude of standing wave is variable with respect to position। amplitude of standing wave is variable with respect to position। amplitude of standing wave is variable with respect to position। अगला पॉइंट, all particle in same loop are in same phase। all particle in same loop are in same phase but with respect to neighbors loop it is in opposite phase। पड़ोस के लूप के रिस्पेक्ट में, हाँ नेबर्स, नीचे ये डायग्राम बना देंगे, ये इक्वेशंस लिख डालेंगे। अपोजिट फेज, इसको अगर डिराइव करना हो तो आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो याद जाएगा। देखिए आगे चल करके ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पावर कितना है 1, अगर यहाँ पावर 2 रहेगा इसका मतलब 3 वेव का रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव है। अगर यहाँ पावर जो है n रहेगा इसका मतलब n+1 वेव का रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का ये इक्वेशंस है। तो सवाल आएगा तो ध्यान रखना, यहाँ सेम रिलेशंस में यहाँ पावर अगर n हो जाए
तो इसका मतलब n प्लस 1 वेव का, इतना नंबर ऑफ वेव का स्टैंडिंग वेव है ये। तो बोलेगा कितना नंबर ऑफ वेव निकाल लो इक्वेशंस देके, तो आपको समझ जाना है। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब 3 वेव होगा, पावर 3 होगा, इसका मतलब 4 वेव होगा, पावर 4 होगा, इसका मतलब 5 वेव होगा। n+1 नंबर ऑफ वेव का रिजल्टेंट होता है वो।